सो हे गाइस एंड वेलकम बैक, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, तो ये सीरीज किसके लिए बन रही है पता है आपको पहले से ही ऑलरेडी। बीकॉम और बीए प्रोग्राम वाले वाली सीरीज बन रही है। बुक का नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, हाँ जी। तो इसका मतलब करने वाले चालू चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम क्या है? ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी के अंदर हमने एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं, पार्ट 1, जिसका नाम है लार्ज एंड स्मॉल इकोनॉमी के बारे में बताया था हमने कि ओपन लार्ज इकोनॉमी क्या होती है और स्मॉल लार्ज ओपन इकोनॉमी क्या, मतलब सॉरी, लार्ज ओपन इकोनॉमी क्या होती है और स्मॉल ओपन इकोनॉमी क्या होती है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाओ देख के आओ पूरा। शुरू करते हैं। आज का टॉपिक आता है मंडल फ्लेमिंग मॉडल। ठीक है, और मंडल फ्लेमिंग मॉडल चालू करने से पहले सर सुनिए ध्यान से, हम इसके अंदर सीखेंगे आईएस और एलएम कर्व के बारे में। ठीक है, तो आपने पता नहीं सीखा हो या नहीं सीखा हो, मैंने पहले बताया भी आपको। ठीक है, मैं मानता हूं आपने कुछ भी नहीं सीखा, तो मैं दोबारा से एक बार शुरुआत से ध्यान से पूरे तरीके से आपको सिखाऊंगा। पहले आईएस और एलएम कर्व का मॉडल क्या होता है उसके बारे में, मतलब आईएस कर्व क्या होता है और एलएम मॉडल क्या होता है, मतलब एलएम कर्व क्या होता है उसके बारे में सीखेंगे, और फिर उसके बाद चालू करेंगे हम मंडल फ्लेमिंग मॉडल। कोई दिक्कत नहीं है? ठीक, तो शुरू करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्या चीज कि अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं, टेंशन मतलब मेरी राइटिंग में नहीं है, क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत ज्यादा गंदी है। तो अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो, कंप्यूटर टाइपिंग में नोट्स मिलेंगे आप, तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके, ये जो नंबर दे रखा है इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप नोट्स परचेज कर सकते हो। जो भी मिनिमम अमाउंट होगा आप व्हाट्सएप पे कर देना, मतलब पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना व्हाट्सएप पे, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अच्छा भाई ये जो नंबर है वो मैं नहीं चलाता, मेरा भाई चलाता है, तो फिर आप उससे कांटेक्ट करोगे तो फिर ज्यादा परेशान मत करना, और सर कोशिश करना कि कांटेक्ट मतलब कि व्हाट्सएप पे ही करो, कॉल वॉल ना करो तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हम बिजी मिलेंगे, कभी आप बिजी मिलोगे तो फिर दिक्कत होती है। तो इस वजह से आप खाली व्हाट्सएप पे करो, हम व्हाट्सएप पे रिप्लाई देंगे पूरा पूरा। ठीक है भाई, हाँ जी। तो शुरू करते हैं, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, और हमें सीखना है क्या आज? आईएस एलएम मॉडल, और उसके बाद चालू करेंगे मंडल फ्लेमिंग मॉडल के बारे में। तो आईएस और एलएम मॉडल के बारे में सीखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये आईएस क्या होता है और ये एलएम क्या होता है। भाई ये जो पेन है ना थोड़ा खराब हो रहा है, तो समझ लेना थोड़ा सा। ठीक है, देखो कल परसों से आपकी बढ़िया पेन आ जाएगा, तो उससे साफ आएगी राइटिंग पूरी। यहाँ पे हो गया ना धीमे धीमे। शुरू करते हैं। तो आईएस क्या होता है? आईएस मतलब होता है इन्वेस्टमेंट और सेविंग। आई मतलब इन्वेस्टमेंट, एस मतलब क्या होता है? सेविंग। तो ये जो आईएस कर्व होता है, आईएस कर्व मतलब होता है इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व। सेम इसी तरीके से एलएम क्या होता है? एलएम मतलब होता है लिक्विडिटी प्रेफरेंस मनी सप्लाई, यानी कि ये एक देश में होने वाली मनी सप्लाई को दिखाता है। सिंपल है। आईएस कर्व क्या दिखाता है? आईएस कर्व दिखाता है इन्वेस्टमेंट्स को, सेविंग्स को, यानी कि अगर क्या बोलते हैं इंटरेस्ट रेट किस हिसाब से, उस हिसाब से हमारे देश में इन्वेस्टमेंट क्या हो रही है। जैसे आपको पता है अगर इंटरेस्ट रेट कम होंगे, फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आप बैंक से लोन लेने जाते हो और बैंक वाले बोलते हैं इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, मुश्किल से अगर आप 100 रुपए का लोन लेते हो तो फिर आपको मुश्किल से 1 रुपया देना पड़ेगा 1 साल में इंटरेस्ट के तौर पे, तो आप ज्यादा पैसे लोगे या फिर कम पैसे लोगे? इंटरेस्ट रेट जब कम होता है ना, यानी कि जब बैंक वाले ना के बराबर पैसे लेते हैं, तो उस टाइम पे लोग क्या लेते हैं? लोन क्या लेते हैं? ज्यादा लेते हैं, और लोन ज्यादा लेंगे तो उस पैसे आप करेंगे क्या? वो लोग करते हैं इन्वेस्टमेंट। क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट। सिंपल है ना। तो जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। बस वही चीजें दिखाता है कौन? आईएस कर्व। और एलएम कर्व क्या दिखाता है? एलएम कर्व शो करता है कि मनी सप्लाई क्या है, इंटरेस्ट रेट होने पे ज्यादा मनी सप्लाई क्या होती है। यानी अगर इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो मनी सप्लाई कम होती है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होते हैं तो मनी सप्लाई बढ़ जाती है। मतलब एक तरीके से इन्वेस्टमेंट कर्व जो है वो डिमांड कर्व की तरह होता है। पढ़ेंगे आगे फिलहाल चल के। तो आईएस और एलएम के बारे में पढ़ेंगे। आईएस कर्व क्या होता है? इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व। और एलएम कर्व क्या होता है? लिक्विडिटी मनी सप्लाई कर्व। ठीक है, अच्छा आईएस और एलएम मॉडल ना स्टार्टिंग में सबसे पहले पता किया था किसने? कीन्सन ने खोजा था आईएस और एलएम मॉडल। बाद में जॉन हिक्स आए 1937 के अंदर, जिन्होंने इसके अंदर कुछ अपडेट्स किए। उसके बाद एल्विन हैंसन ने भी योगदान दिया इसके अंदर, और लास्ट में क्या बोलते हैं हिक्स हैंसन मॉडल के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने भी योगदान दिया था। सिंपल है, मतलब एक मॉडल कोई खोजता है, उसके बार बार उसके क्या बोलते हैं अपडेट करने वाले लोग आते रहते हैं और अपडेट करके चले जाते हैं। मतलब आपके एग्जाम्स में अगर मान लो आईएस और एलएम मॉडल के बारे में बात कर रहा है या फिर हिक्स हैंसन मॉडल के बारे में बात कर रहा है, तो सेम ही टॉपिक रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इसके साथ साथ मतलब मंडल फ्लेमिंग मॉडल के साथ साथ आपका आईएस और एलएम मॉडल भी कंप्लीट हो जाएगा। श्योर है? बढ़िया। तो चालू करते हैं। बात आती है भैया आईएस और एलएम मॉडल क्या प्रोवाइड करते हैं, क्या चीजें बताते हैं? तो ये प्रोवाइड करते हैं हाउ इकोनॉमिक गुड्स इंटरेस्ट विद मतलब इंटरेक्ट विद मनी सप्लाई। यानी कि इस मॉडल के अंदर हम पढ़ेंगे, किसके अंदर? इस मॉडल के अंदर क्या पढ़ेंगे हम कि जो इकोनॉमिक गुड्स होते हैं ना वो किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ? मनी सप्लाई के साथ। सिंपल है ना? हाँ जी। ये जो है इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व, ये इकोनॉमिक गुड्स को दिखाता है, और मंडल मतलब क्या नाम है उसका,
एलएम कर्व किसको दिखाता है? मनी सप्लाई को। तो मनी सप्लाई हमारे देश की इकोनॉमिक गुड्स के साथ कैसे इंटरेक्ट होती है वो चीज सीखेंगे इस टॉपिक के अंदर। सिंपल है भाई। तो बात आती है डेफिनेशंस की, कुछ डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन जैसे कि इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं? इन्वेस्टमेंट क्या है? इट इज ए प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है ना भाई। इससे पहले बहुत बार लिखवा चुका हूं, तो बार बार लिखना आपके टाइम की बर्बादी होगी, तो मैं वो चाहता नहीं, तो जल्दी से कर लेंगे आप, ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इट इज ए प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। मैं बोल रहा हूं, आप लिख लो फटाफट से, लिख लो। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट क्या होता है मैं बताऊं, अभी भी नहीं लिख रही है। कुछ लोग है ना बेड में बैठ के आराम से लेटे लेटे देखते जा रहे हैं, और किसी का एग्जाम चल रहा होगा तो एग्जाम के टाइम पे देख रहे होंगे, तो बस में बैठे हुए हैं या फिर गाड़ी में बैठे हुए हैं और कान में लीड लगाई और सुने जा रहे हैं, बस दुगनी स्पीड पे लगा के। सॉरी भाई, नॉइस आ रहा है बाहर से, उसके लिए माफ। चलो समझते हो तुम क्या करना है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इट इज ए प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हमारा पैसा बढ़ता जाता है, यानी कि हमारी जो कैपिटल है वो क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। आसान है। कैपिटल को मैं इकोनॉमिक गुड्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। इकोनॉमिक गुड्स मतलब कैपिटल। आगे चले, बात आती है सेविंग। सेविंग क्या होता है सर, पता है आपको? ये चुप नहीं होगा भाई। हाँ भाई, शुरू है। तो भाई सॉरी, अगर कोई बाहर से कोई नॉइस आ रहा हो तो उसके लिए माफ करना, ठीक है। उसके लिए कुछ नहीं कर सकता क्योंकि काफी टाइम लग रहा है इसको, मतलब कि जाने में इनको। तो फिलहाल चालू करते हैं, वापस आते हैं और टॉपिक पे। तो हम बात कर रहे थे भाई इनकी डेफिनेशंस की। तो इन्वेस्टमेंट बता दी मैंने आपको। सेविंग की बात करते हैं। तो सेविंग क्या होता है? इनकम का वो पार्ट होता है जो हम कंज्यूम नहीं करते, इनकम का वो पार्ट जो हम कंज्यूम नहीं करते, उसी को सेविंग बोलते हैं। हाँ जी, इट इज अ पार्ट ऑफ इनकम विच कैन नॉट बी कंज्यूम्ड। आसान है, तो आप आराम से डेफिनेशन लिख दोगे, इट इज अ पार्ट ऑफ इनकम विच कैन नॉट बी कंज्यूम्ड, ठीक है भाई। तो सेविंग हो गया, ठीक है ना। हाँ जी, बात आती है लिक्विडिटी। अब ये लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी देख लो भाई, डिमांड की डेफिनेशन, मतलब लिक्विडिटी की डेफिनेशन लिख दी मैंने। तो डिमांड फॉर, क्या था, कुछ तो रह गया, डिमांड फॉर एन अमाउंट ऑफ रियल, हाँ मतलब किसी भी चीज की, मतलब जो रियल मनी होती है उसकी डिमांड, या फिर जो अमाउंट होता है जितना भी हम मांग रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं? हम लिक्विडिटी बोलते हैं। चाहे वो किसी की फॉर्म में हो, किसकी फॉर्म में हो, चाहे वो कैश की फॉर्म में हो, चाहे वो सेविंग की फॉर्म में हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में हो। तो लिक्विडिटी मतलब क्या होता है? एक देश के अंदर जितना भी पैसा घूम रहा है उसी को क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी हो रखी है। मतलब जितना ज्यादा पैसा होता है उतनी ज्यादा लिक्विडिटी होती है, और जितना कम पैसा होता है उतनी लिक्विडिटी क्या होती है? कम होती है। और ये पता कैसे चलेगा कि ज्यादा ही लिक्विडिटी है? कैश को क्या बोलते हैं? कैश को इंक्लूड करेंगे, सेविंग को इंक्लूड करेंगे, इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड करेंगे। तो इनको इंक्लूड करने के बाद क्या आ जाती है? पता चल जाती है आपको लिक्विडिटी कितनी है प्रदेश की, ठीक है। अच्छा, रिवॉर्ड क्या मिलते हैं? इंटरेस्ट और डिविडेंड के तौर पे। इन्वेस्टमेंट, जैसे अगर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी तो पता कैसे चलेगा? जैसे मैंने मान लो कोई घर खरीद लिया, वो भी इसके अंदर आएगा। तो और मैंने कोई घर खरीदा तो पता कैसे चलेगा कि ये मेरी मतलब कि लिक्विडिटी में जुड़ेगा या फिर नहीं जुड़ेगा? भाई नॉइस बहुत ज्यादा है तो पॉज ही करना पड़ेगा। सुन रहे हैं भाई? तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट, हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी है तो पता कैसे चलेगा कि हमारी इन्वेस्टमेंट ये लिक्विडिटी में जुड़ेगी या फिर नहीं जुड़ेगी? तो उससे अगर हमारी इन्वेस्टमेंट से अगर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है या फिर डिविडेंड मिल रहा है किसी भी तरीके से, तो वो हमारी लिक्विडिटी में जुड़ जाती है, ठीक है भाई। हाँ जी, तो इसके बाद बात रह गई किसकी? मनी की डेफिनेशन। हाँ जी, मनी की डेफिनेशन। तो मनी क्या होता है? मनी इज व्हाट मनी डज। आसान सी डेफिनेशन है, छोटी सी डेफिनेशन, मतलब हर वो क्या बोलते हैं, पेपर वर्क या फिर हर वो चीज जो हमारे लिए मनी का काम करती है वो हमारे लिए क्या बन गई? मनी बन गई। जैसे ये पेन है, अगर ये मनी की तरह काम कर रही है तो वो मनी बन गई। आसान है ना? मनी इट वाज, मनी डज। शुक्रिया। हाँ जी, तो बात आती है अब आईएस कर्व क्या होता है उसके बारे में सीखते हैं। तो आईएस कर्व के बारे में पहले बता चुका हूं मैं। जो गुड मार्केट होती है ना, गुड्स मार्केट, उसी को बोलते हैं आईएस कर्व, यानी कि इकोनॉमिक गुड्स जो होते हैं उन्हीं को बोलते हैं आईएस कर्व। और ये किसको शो करता है? ये शो करता है हमारी इन्वेस्टमेंट और सेविंग को। और मैंने बताया था ये कैसा होता है? ये डिमांड कर्व की तरह होता है। किसकी तरह होता है? डिमांड कर्व की तरह। कैसा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। सिंपल है ना? यानी कि अगर देश में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, बैंक वाले महंगे महंगे इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं, कोई लोन लेगा? नहीं लेगा। तो लोन नहीं लेंगे, क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे? नहीं करेंगे। यानी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाती है? कम। अगर इंटरेस्ट रेट क्या होते हैं? ज्यादा, तो इन्वेस्टमेंट क्या रहती है? कम रहती है। और जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाती है? हमारी बढ़ जाती है। क्योंकि अगर लोन सस्ते में मिल रहा है तो हम लोन लेके और इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देते हैं। सिंपल है ना? वही मैं बता रहा हूं, अगर इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो लोग इन्वेस्टमेंट करना क्या कर देते हैं? ज्यादा कर देते हैं, यानी कार, घर, ये सब खरीदना चालू कर देते हैं। और वहीं पे अगर इंटरेस्ट रेट कम रहती है ना, मतलब वही इंटरेस्ट रेट कम करती है, तो लोग क्या करते हैं? मतलब कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हैं। क्या लोग उस टाइम पे सेविंग करेंगे? नहीं, सेविंग नहीं करते। वो कंज्यूमर गुड्स खरीदने लग जाते हैं, कार, घर, हाउस, ये सब चीजें खरीदने लग जाते हैं। यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो लोग क्या करते हैं? लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट करते हैं मतलब क्या खरीदते हैं? अरे मतलब किन चीजों पे इन्वेस्टमेंट करते हैं? कंज्यूमर गुड्स पे। इंटरेस्ट रेट का अगर कम होता है तो लोग किस चीजों पे इन्वेस्टमेंट करते हैं भाई?
हाँ जी, अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो लोग इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हैं, और इन्वेस्टमेंट करते हैं किस चीजों पे, कार, घर, बंगला, इन सब पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इसका अपोजिट वाइस वर्सा, यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट क्या होगा, ज्यादा, यानी कि महंगा लोन मिल रहा होगा, तो फिर हम इन्वेस्टमेंट करने की सोचेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास पैसा ही महंगा नहीं आएगा, क्योंकि ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा, उस पर इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा। तो इस वजह से जब इंटरेस्ट रेट हाई होता है, जब रेट्स हाई होते हैं, तब इन्वेस्टमेंट क्या होती है हमारी, कम होती है। सिंपल है ना, इसको बोलते हैं आईएस कर्व, ठीक है, जो कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग को दिखाता है। आगे चलते हैं, बात आती है एलएम कर्व। एलएम कर्व दिखाता है मतलब कि पूरी मार्केट के अंदर मनी कितना है, मतलब देश के अंदर पैसा कितना घूम रहा है। समझिए, अगर इंटरेस्ट रेट कम करेंगे, इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से लोग ज्यादातर लोन लेंगे। जब बैंक वाले इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं, जैसे अगर आप लोन लेते हो तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है ना, ठीक। अच्छा, तो अगर इंटरेस्ट रेट बैंक वाले कम कर देंगे तो फिर आप ज्यादातर लोन लोगे, और लोन लोगे तो मार्केट के अंदर पैसा आ जाता है, और जब पैसा आ जाता है तो लोग ज्यादातर केस के बारे में सोचते हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे तो गवर्नमेंट को कंट्रोल करना पड़ेगा भाई, इतना सारा पैसा मनी फ्लो कंट्रोल करना पड़ेगा, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट क्या करती है, वापस से इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है। सिंपल है ना, हाँ जी। सेम इसी तरीके से, यानी कि अगर देश में इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट क्या कर देती है, बढ़ा देती है, और अगर देश में इन्वेस्टमेंट कम है तो लोग मतलब गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट क्या कर देती है, कम कर देती है। बस देश में देखा जाता है कि मनी फ्लो कितना हो रहा है, और वो कौन शो करेगा, वो शो करेगा एलएम कर्व, ठीक है। और ये बिल्कुल सप्लाई की तरह होता है, जैसे आपने सप्लाई पढ़ा है उसकी तरह, ठीक है। पॉजिटिव रिलेशन होता है इनमें, और इनमें नेगेटिव रिलेशन होता है, ठीक है। और जहां पे आईएस और एलएम कर्व इंटरसेक्ट करते हैं, उसी पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। सिंपल है ना, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट शो करेंगे, यहाँ पे जीडीपी शो करेंगे। इतना सिंपल था भाई, बढ़िया। आगे क्वेश्चन में बात आती है शिफ्ट इन आईएस कर्व और शिफ्ट इन एलएम कर्व। अगर एलएम कर्व शिफ्ट होता है या फिर आईएस कर्व शिफ्ट होता है तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, समझिए। अगर मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, ये रहा आईएस, मतलब ये रहा आईएस कर्व, और ये रहा एलएम कर्व, और ये रहा पॉइंट इक्विलिब्रियम का, ठीक है। और ये शिफ्ट कर रहा है आईएस कर्व, कौन सा कर्व, ये वाला, और शिफ्ट हो रहा है तो कहां पे जा रहा है, राइट में। तो देखो मैंने राइट में उसे शिफ्ट कर दिया, इससे इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इक्विलिब्रियम अब यहां से हटके कहां पे आ गया, इस जगह पे आ गया, ये बन गया इक्विलिब्रियम का पॉइंट। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ा, इंटरेस्ट रेट जो पहले ये थे अब वो बढ़ के ये हो जाएंगे, यानी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, वही मैंने लिखा है रेट्स बढ़ जाएंगे। जो आउटपुट पहले हमारा इतना होता था, अब हमारा आउटपुट कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, यानी कि आउटपुट भी बढ़ गया, वही मैंने लिखा है आउटपुट बढ़ गया। यानी कि अगर शिफ्ट होता है किसमें, आईएस कर्व में। आईएस कर्व मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट और सेविंग। सिंपल है ना, इन्वेस्टमेंट सेविंग पता है ना, ये सब चीजें क्या होती है, ऑटोनोमस स्पेंडिंग। अच्छा ना, जितना भी एक देश में स्पेंड किया जाता है इन्वेस्टमेंट के तौर पे, सेविंग के तौर पे, इन सब पे, तो उसे क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस सेविंग। तो अगर ऑटोनोमस सेविंग अगर बढ़ जाती है तो इससे क्या होगा, आउटपुट बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, और इससे क्या हो जाएगा, आईएस कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाएगा राइट में। सिंपल है, बेसिकली वाइस वर्सा इसका उल्टा, अगर आईएस कर्व जो है लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है तो आउटपुट कम हो जाएगा, रेट्स कम हो जाएंगे, ऑटोनोमस स्पेंडिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सिंपल ना, आगे चलते हैं। शिफ्ट इन एलएम कर्व। अब एलएम कर्व में शिफ्ट होता है तो वो क्या होता है, वो समझ लो भाई। तो ये रहा एलएम कर्व, ये एलएम और ये आईएस है, ठीक है। और ये रहा इक्विलिब्रियम पॉइंट, और यहाँ पे थे रेट्स पुराने वाले, और यहाँ पे थे आउटपुट। अब समझिए, अब एलएम कर्व क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब एलएम कर्व बढ़ा देते हैं तो एलएम वहां से बढ़ के राइट में चला गया, यानी LM1 हो गया, ठीक है। तो एलएम कर्व ये बढ़ गया वहां पे, ठीक है भाई। अब इससे क्या होगा, इक्विलिब्रियम यहाँ पे पहुंच गया, ये रहा इक्विलिब्रियम, तो इससे क्या हो गया, रेट्स जो थे वो कम हो गए, रेट्स क्या हो गए, कम, और आउटपुट क्या हो गया, बढ़ गया। तो मैंने वही लिखा हुआ है, रेट्स कम हो जाएंगे और आउटपुट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब देश में क्या हो जाए, मनी सप्लाई बढ़ जाए। मनी सप्लाई बढ़ना मतलब एलएम बढ़ना। एलएम मतलब बताया था ना, एलएम क्या होता है, मनी सप्लाई होता है। तो मनी सप्लाई अगर बढ़ जाती है, एलएम अगर बढ़ जाता है तो रेट्स कम हो जाएंगे, आउटपुट बढ़ जाएगा। कब, और इससे होगा एलएम में राइटवर्ड शिफ्ट। इतना सिंपल है ना, वाइस वर्सा। जब वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा तो रेट्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और आउटपुट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इतना समझ आ गया, हाँ जी। तो इस तरीके से आप मतलब इसको बोलते हैं आईएस और एलएम मॉडल, जिससे हम इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम बताते हैं इन्वेस्टमेंट और सेविंग के बात पे, ठीक है। हाँ जी, अब चालू करते हैं। अब आता है मंडल फ्लेमिंग, थोड़ा सा इसी का एक्सटेंशन है, यानी कि इसको लार्ज स्केल पे लेके चलेंगे, मतलब लार्ज स्केल पे नहीं। ये जो है ना, ये तब काम करता है जब क्लोज्ड इकोनॉमी हो। कौन सी इकोनॉमी हो, क्लोज्ड इकोनॉमी। अगर हमारे देश में क्लोज्ड इकोनॉमी है, यानी कि आप बात कर लो 2 सेक्टर इकोनॉमी या फिर 3 सेक्टर इकोनॉमी की, तब ये काम करता है ये पूरा मॉडल, मतलब कि आईएस और एलएम मॉडल तब काम करता है। लेकिन अगर बात करते हैं 4 सेक्टर इकोनॉमी की, जिसे ओपन इकोनॉमी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, ओपन इकोनॉमी। और ओपन इकोनॉमी में भी मैंने 2 तरह की इकोनॉमी बताई है, एक बताई है स्मॉल ओपन इकोनॉमी, एक बताई है लार्ज ओपन इकोनॉमी, ठीक है। तो जो वो वाला मॉडल है, कौन सा मॉडल, मंडल फ्लेमिंग मॉडल, वो कहां पे काम करेगा, वो स्मॉल ओपन इकोनॉमी में काम करता है, ठीक है। मतलब इसका एक्सटेंशन है, इसको थोड़े लार्ज स्केल पे ले जाने की कोशिश करता है मंडल फ्लेमिंग मॉडल, ठीक है भाई। तो शुरू करते हैं, और चालू करने से पहले सुनिए सर, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो सच बता रहा हूं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है भाई, पक्का।
हाँ जी, और अगर आपने पहले से ही कर रखा है ये सब चीजें तो भाई सच बता रहा हूं, दिल से थैंक यू है, दिल से भी नहीं, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों के, शरीर के अंग अंग से थैंक यू है। ये उंगली दिख रही है ना, इसके नाखून से भी थैंक यू है आपको, ठीक है ना भाई। हाँ जी, और जिन्होंने नहीं किया कर दो यार, कोई नहीं, चलो ठीक है, बाद में कर दियो आराम से, कोई आफत नहीं आ रही है। हम भी यही हैं, आप भी हैं, जब मन करे तब कर दियो, ठीक है। तो शुरू करते हैं आपका अगला टॉपिक। तो क्या नाम है उसका, मंडल फ्लेमिंग मॉडल, ठीक है। हाँ जी, बस ये नॉइस कैंसिलेशन कुछ करना पड़ता है यार ये। Hey guys and welcome back, this is Vivek and you are watching my YouTube channel। तो भाई चालू करते हैं, वापस से आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। तो ये सीरीज बनती है किसके लिए, बीकॉम और बीए प्रोग्राम के बच्चों के लिए, जिसकी जेनरिक इलेक्टिव वाली बुक है ना सेमेस्टर 6 में। हाँ जी वही, अरे मतलब कोई टेंशन मत लो, प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली बुक है जिसकी, उसके लिए सीरीज बन रही है, जिसके लिए हम चौथा चैप्टर आज करने वाले हैं और चौथे चैप्टर का पार्ट 2 है ये, ठीक है। हाँ जी, इसलिए हमने चौथा चैप्टर आपका ओपन इकोनॉमी वाला, लार्ज और स्मॉल इकोनॉमी का पहले वीडियो बना के डाल चुके हैं। अब ये है मंडल फ्लेमिंग मॉडल, ठीक है। एक सेकंड वेट, शायद ये तो दूसरी वाली वीडियो का आधा पार्ट है ना, चलो मैं भूल गया था, कोई नहीं, दोबारा बता दिया, ठीक है। तो इस बार हमने सीखना है मंडल फ्लेमिंग मॉडल, क्योंकि भाई बात क्या है ना, ये अगले दिन शूट हो रहा है, तो फिर इस वजह से मेरे को याद नहीं था, पिछले मैंने बोल चुका हूँ, देखूंगा एडिटिंग में काट दूंगा, कट जाएगा तो वापस आते हैं। अब आता है मंडल फ्लेमिंग मॉडल, ठीक है। तो आई होप आपने IAS LM मॉडल सब चीज सीख ली होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ी सी चीज बता दूं, इसको बोलते हैं IS कर्व, क्या बोलते हैं इसे, IS कर्व, इसे बोलते हैं LM कर्व, इसे क्या बोलते हैं, LM कर्व। आप समझिए, IS कर्व ना बिल्कुल ही डिमांड कर्व की तरह है, जैसे आपने बचपन में डिमांड कर्व पढ़ा था ना, बिल्कुल सेम उसी तरीके से। और LM कर्व बिल्कुल सप्लाई कर्व की तरह है, जैसे आपने बचपन में सप्लाई कर्व पढ़ा था, सिंपल इसी तरीके से। और मैं मानता हूं कि आप अनपढ़ जाहिल गवार हो, ठीक है, आप फद्दू इंसान हो, आपको कुछ भी नहीं पता, आपने कुछ भी याद नहीं है कि क्या पढ़ा था आपने बचपन में, बस ये तो पता होगा कि डिमांड और सप्लाई क्या होता है और किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। आपको नहीं पता IS क्या होता है, आपको नहीं पता LM कर्व क्या होता है, तो मैं इसी तरीके से समझाऊंगा जैसे ये डिमांड है और ये सप्लाई कर्व है, ठीक है। बस अब ये डिमांड है तो किस चीज की डिमांड, ये मान के चलो कि ये ना हम डिमांड कर रहे हैं डॉलर्स की, किसकी डिमांड कर रहे हैं, डॉलर्स की। और ये जो सप्लाई है ये किसकी सप्लाई है, डॉलर्स की, यानी कि फॉरेन करेंसी की डिमांड कर रहे हैं, और फॉरेन करेंसी की क्या है, ये सप्लाई को दिखा रहा है। सिंपल है ना, यानी हमारे देश में विदेशी मुद्रा की डिमांड कितनी की जा रही है उसको शो कर रहा है IS कर्व, हमारे देश में विदेशी मुद्रा की सप्लाई कितनी की जा रही है उसको शो कर रहा है LM कर्व। एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूं बस खाली है, ठीक है ना, ताकि आपको बाकी जो कंसेप्ट है मतलब मंडल फ्लेमिंग मॉडल का वो आपको समझ में आ जाए, सिंपल था इतना। हाँ जी, तो अब भैया चालू करते हैं टॉपिक अपना, और हमें टॉपिक में सीखना क्या है, सुनिए। अच्छा हाँ, एक चीज बताना भूल गया, आपको पता है मैंने डिमांड बताया था किसको, DMAND, डिमांड कर्व कौन सा है हमारा, IS कर्व, और सप्लाई कर्व कौन सा है, LM कर्व। सिंपल है ना, ठीक। अच्छा एक चीज बताइए, आप एक प्रोड्यूसर हो और आप किसको कंट्रोल कर सकते हो, डिमांड को या सप्लाई को। भाई हम प्रोड्यूसर हैं, हम माल बनाते हैं, तो हम किसको कंट्रोल कर पाएंगे, हम किसी भी चीज की सप्लाई को कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि जो डिमांड होती है वो हमारे कंट्रोल में होती है, डिमांड तो जनता करती है ना किसी भी चीज की। सेम उसी तरीके से एक बड़ी इकोनॉमी है, लार्ज स्केल की इकोनॉमी है, तो हम कंट्रोल किसको कर सकते हैं, हम सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं, डिमांड को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। सिंपल है, क्योंकि डिमांड कौन करता है, हमारे देश की इकोनॉमी करती है, बहुत सारे लोग करते हैं, और बहुत सारे लोगों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, केवल एक तरीका है कंट्रोल करने का, अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसको कंट्रोल कर सकती है, आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में बाद में, ठीक है। तो गवर्नमेंट चाहे तो डिमांड को कंट्रोल कर सकती है किसी भी चीज की, सिंपल, ठीक। तो शुरू करते हैं, मेन चीज जो समझाने वाली है टॉपिक शुरू करने से पहले वो समझिए। हाँ, तो यहाँ पे मंडल फ्लेमिंग मॉडल जो है ना, अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग थ्योरी दी है, तो मैं दो तरीके से बताऊंगा, दो कि आपके सिलेबस में बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो मंडल फ्लेमिंग मॉडल दो तरीके से काम करेगी, एक तो होगी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे, जहां पे एक्सचेंज रेट क्या होती है, फिक्स, एक ऐसा देश, एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे एक्सचेंज रेट क्या हो रही है, फिक्स। और दूसरा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपने पढ़ रखा होगा पहले से ही, फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है। थोड़ा सा बता दूं आपकी याददाश्त के लिए, फिक्स एक्सचेंज रेट वो रेट होती है जहां पे जो एक्सचेंज रेट है, मतलब विदेशी डॉलर, एक डॉलर कितने का हुआ, जैसे एक डॉलर भी फिलहाल 80-82 का चल रहा है अप्रोक्सीमेटली, तो वो चीज डिसाइड करने का काम कौन करती है यहाँ पे, गवर्नमेंट। फिक्स एक्सचेंज रेट में रेट कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट। और फ्लेक्सिबल में मार्केट डिसाइड करती है। मार्केट किस तरीके से डिसाइड करती है, डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू,
सिंपल इतना, ठीक है। तो फिक्स एक्सचेंज रेट में मतलब ये सब चीजें डिसाइड करने का काम किसका होता है? गवर्नमेंट का। और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में ये सब डिसाइड करने का काम क्या होता है? मार्केट का। अब समझिए, फिक्स एक्सचेंज रेट में दो मॉडल हम सीखेंगे। पहला गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट काम करती है तो फिर वो गवर्नमेंट किस तरीके से काम करेगी वो सीखना है। यानी कि गवर्नमेंट जो भी काम करती है उसको बोलते हैं हम फिस्कल रिफॉर्म। क्या बोलते हैं? और जो भी मार्केट काम करती है, मार्केट एक तरीके से कौन कंट्रोल करता है? मार्केट कंट्रोल करती है आरबीआई। मार्केट कौन कंट्रोल करती है? आरबीआई। और आरबीआई जिस तरीके से भी काम करती है उसको हम बोलते हैं भाई मॉनेटरी रिफॉर्म। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? मॉनेटरी रिफॉर्म। याद है बचपन में आपने सीखा था मार्केट आरबीआई कंट्रोल करती है, मतलब मनी सप्लाई कंट्रोल करती है। किस तरीके से? सीआरआर, एसएलआर, है ना, आरआरआर, बैंक रेट्स, रेपो रेट्स, इन सब के थ्रू मतलब कि मार्केट कंट्रोल करने का किसका काम है? आरबीआई का। और अगर आरबीआई कंट्रोल करती है तो उसे क्या बोलते हैं? मॉनेटरी रिफॉर्म। और अगर गवर्नमेंट कंट्रोल करती है तो उसे क्या बोलते हैं? फिस्कल रिफॉर्म। और गवर्नमेंट किस तरीके से कंट्रोल करती है? गवर्नमेंट कंट्रोल करती है जैसे गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंडिचर करती है उससे, ठीक है। गवर्नमेंट टैक्स से कंट्रोल करती है, सब्सिडी से कंट्रोल करती है, सब्सिडी, सीआईडी भाई, ठीक है। हाँ जी, तो फिस्कल रिफॉर्म्स के अंदर गवर्नमेंट कंट्रोल करती है मार्केट को, और किस तरीके से? गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, सब्सिडी लगाती है, या फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है अपने। और मॉनेटरी रिफॉर्म्स के अंदर आरबीआई कंट्रोल करती है, वो भी किससे? सीआरआर, एसएलआर, इन सब के थ्रू। सिंपल है ना? हाँ जी। तो अब हमें भैया सीखना क्या है? हमें सीखना है अगर हमारे देश में, हमारी इकोनॉमी में, फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हमारे देश में रिसेशन आ गया, क्या आ गया? हमारे देश में रिसेशन आ गया, मतलब हमारे देश में मंदी आ गई, तो मंदी को कैसे ठीक किया जाए? हमारे देश को इक्विलिब्रियम में कैसे लेके आया जाए? किसके थ्रू? फिस्कल रिफॉर्म के थ्रू और मॉनेटरी रिफॉर्म के थ्रू। सिंपल इतना, कोई दिक्कत तो नहीं ना? और हमें सीखना है अगर हमारे देश में अगर मान लो हाँ, अच्छा, और ये भी किसके अंदर? ये आएगा फिक्स्ड के अंदर। सिंपल है। जैसे अगर मान लो हमारी इकोनॉमी है, मैं दोबारा भूल गया, दोबारा एक बार करते हैं। हमें क्या सीखना है इस टॉपिक के अंदर? हमें सीखना है अगर हमें सीखना है हमारी इकोनॉमी कौन सी है? हमारी इकोनॉमी एडॉप्ट करती है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को, ठीक है। तो उसके अंदर अगर रिसेशन आ गया तो रिसेशन को कैसे ठीक करें? किसके थ्रू? फिस्कल रिफॉर्म और मॉनेटरी रिफॉर्म के थ्रू। या फिर हमें सीखना है अगर हमारी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वाली इकोनॉमी है तो उसमें अगर रिसेशन आ गया तो उसको कैसे ठीक करें? फिस्कल या फिर मॉनेटरी रिफॉर्म के थ्रू। और सेम इसी तरीके से अगर फिक्स्ड इकोनॉमी वाली रिसोर्स और वहां पे रिसेशन की जगह आ गया क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? मतलब गवर्नमेंट कैसे इन्फ्लेशन ठीक करेगी और मॉनेटरी पॉलिसी से कैसे इन्फ्लेशन ठीक होगा? ये सब चीजें हमें सीखनी है इसके अंदर। शुक्र है। हाँ जी, तो वापस से चालू करते हैं भाई अपना टॉपिक, समझो ध्यान से। तो मैं खाली ना मानता हूं आप बड़े बच्चे हो, ठीक है, और आप 3rd ईयर में आ चुके हो, तो आपको पता होगा अगर एक चीज मैंने सिखा दी तो उसको दूसरी चीज में कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं मान के चल दूंगा देश में चल रहा है रिसेशन, मतलब देश में क्या आ गई है? मंदी आ गई है, लोगों के पास पैसा नहीं है, रिसेशन चल रहा है, ठीक है। इन्फ्लेशन वाला आप खुद कर लोगे अपने लिए, अपने आप, आपके लिए होमवर्क है वो चीज, ठीक है। तो देश में अगर रिसेशन चल रहा है तो यहां पे 2 केस बनते हैं। देश अडॉप्ट कर रखा होगा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को, या फिर देश ने अडॉप्ट किया होगा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को, ठीक है। देश ने अडॉप्ट किया होगा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को, और या फिर देश ने अडॉप्ट किया होगा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को। अभी इस केस के लिए हम फ्लेक्सिबल वाला हटाते हैं, उसको बाद में करेंगे। अब हम करते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वाला। अगर फिक्स एक्सचेंज रेट को देश ने रिसेशन के टाइम पे अडॉप्ट कर रखा है तो वहां पे 2 तरीके बनते हैं उसको ठीक करने के लिए, एक तो फिस्कल रिफॉर्म और दूसरा बनता है मॉनेटरी रिफॉर्म। फिस्कल रिफॉर्म कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट, ठीक है। और मॉनेटरी रिफॉर्म कौन कंट्रोल करती है? आरबीआई। सिंपल है ना? चलो, शुक्र है। हाँ जी, तो अभी बाद में करेंगे उसको, अभी फिलहाल रिसेशन को ठीक करते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट में। पहले कौन सा तरीका यूज करें? यहाँ पे कौन सा भाई? देखो फिस्कल है ना, चलो फिस्कल से कर लेते हैं। फिस्कल रिफॉर्म से हम कैसे ठीक करेंगे, तो अपने टॉपिक पे। तो वही मैंने बताया, देखो अगर ओपन इकोनॉमी है और एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है हमारा? फिक्स, तो परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी के अंदर हम फिक्स्ड मतलब कि जो फिस्कल रेट है उसको कैसे डिसाइड करेंगे, मतलब अगर फिस्कल रेट मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी है तो उसके थ्रू हम कैसे रिफॉर्म से लेके आएंगे, कैसे हम अपने आप को इक्विलिब्रियम में लेके आएंगे, वो टॉपिक है, ठीक है।
समझो, अगर ये है फिस्कल रिफॉर्म, ये होता है IS कर्व, ये होता है LM कर्व, और ये होता है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। इतना हमारे देश में रेट डिसाइड किया हुआ है, इंटरेस्ट रेट, ये कौन सा रेट है, इंटरेस्ट रेट, और इतना हमने अपने देश के अंदर आउटपुट डिसाइड किया हुआ है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, आउटपुट, या फिर आप इसको इनकम भी बोल सकते हो, या फिर आप GDP बोल सकते हो, ठीक है, आउटपुट। अब समझिए ध्यान से, ये IS कर्व हो गया, ये है LM कर्व, ये IS कर्व है, हाँ जी शुक्र है। अब समझिए, हाँ जी, तो कौन सा मॉडल था हमारा, फिक्स एक्सचेंज रेट मॉडल, और फिक्स एक्सचेंज रेट मॉडल के अंदर हम क्या हो गया, रिसेशन आ चुका है। अब रिसेशन आ चुका है तो गवर्नमेंट क्या करेगी उसको ठीक करने के लिए, अब खुद समझो, खुद दिमाग लगाओ। देखो मैंने लिख भी रखा है सामने बोर्ड पे, अगर देश के अंदर रिसेशन आया हुआ है, मतलब देश में लोगों के पास पैसा नहीं है बिल्कुल भी, और जब देश में लोगों के पास पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट उसको कैसे ठीक करे, क्योंकि अभी हम कौन सा कर रहे हैं, फिस्कल रिफॉर्म कर रहे हैं, मॉनेटरी रिफॉर्म नहीं कर रहे, तो गवर्नमेंट का काम है भी, तो गवर्नमेंट उसको कैसे ठीक करेगी, गवर्नमेंट भैया कैसे ठीक कर सकती है, लोगों को पैसा बांट दे, है ना। अभी किया भी था, जैसे ही लॉकडाउन आया था, नोटबंदी आई थी, या फिर किसी भी तरीके से देख लो, तो जब लॉकडाउन के अंदर लोगों के पास पैसा नहीं था, लोगों के पास काम वाम कुछ नहीं चल रहा लोगों का, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या करा, लोगों को नोट बांट दिए, है ना, किस तरीके से सब्सिडी देना चालू कर दिया और खाना बंटवाना चालू कर दिया, यानी गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा दिए, एक तरीके से गवर्नमेंट ने अपने टैक्स कम कर दिए और सब्सिडी लोगों को देना क्या कर दिया, चालू कर दिया। तो वही मैं कह रहा हूं, अगर इकोनॉमी में रिसेशन है और फिस्कल मतलब फिस्कल रेट के हिसाब से हमें सुधार करना है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी को अपनाती है, जिसके अंदर गवर्नमेंट अपने टैक्स मतलब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर बढ़ाती है, गवर्नमेंट टैक्सेस कम कर देती है और सब्सिडी को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। और इससे क्या हो जाता है, जो IS कर्व है, मैंने बताया था ना, ये जो IS कर्व एक तरीके से डिमांड कर्व है, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, बस केवल कौन कंट्रोल कर सकता है, गवर्नमेंट, आसान है। तो गवर्नमेंट क्या कर देती है, इस IS कर्व को बढ़ा देती है, राइटवर्ड शिफ्ट कर देती है, कि गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया IS कर्व, ये हो गया IS1, क्या हो गया ये IS1, इतना सिंपल है। तो इससे हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो कहां पे चला गया, इस पॉइंट पर चला गया, E पॉइंट से कहां पे, E1 पे, इतना सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। यानी गवर्नमेंट ने ये सब काम करना चालू कर दिया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दिए, टैक्सेस कम कर दिए और सब्सिडी क्या कर दी, बढ़ा दी, इससे IS कर्व हमारा क्या हो गया, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, सिंपल ना। तो यहां से ये राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। अब इससे देखिए क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर गवर्नमेंट ने IS कर्व को बढ़ा दिया, राइटवर्ड शिफ्ट कर दिया, तो यहां से दो इफेक्ट पड़े। पहला तो ये रहा, जो हमारा इंटरेस्ट रेट था वो इंटरेस्ट रेट क्या हो गया, बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट क्या हो गया, बढ़ गया, और जो लोगों की इनकम थी वो लोगों की इनकम भी क्या हो गई, बताया था ना नीचे इनकम शो करते हैं, तो लोगों की जो इनकम थी, जो पहले Y थी, अब वो Y भी क्या हो गई, बढ़ गई, आसान है। तो इससे दो काम बने, एक तो हमारे देश में लोगों की इनकम बढ़ गई, और दूसरी चीज इससे क्या हो गया, रेट बढ़ गया, मतलब जो इंटरेस्ट रेट था वो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, सिंपल, ठीक। अब समझिए, अगर लोगों की इनकम बढ़ गई, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, और बचपन में आपने सीखा था, अगर इंपोर्ट ज्यादा हो, यानी कि अगर एक्सपोर्ट से ज्यादा क्या है, इंपोर्ट है, अगर देश में इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, तो ये किसका मैटर बनता है, ये बनता है मैटर करंट अकाउंट का। याद है BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपने सीखा था, उसके अंदर एक करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है, समझे, हाँ जी। तो वही में करंट अकाउंट का बैलेंस बनता है, और करंट अकाउंट में अगर इंपोर्ट ज्यादा हो रहा हो तो हमें प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। अब खुद सोचो ना, हम विदेशों से सामान खरीदे जा रहे हैं, इंपोर्ट करते जा रहे हैं, तो हमारा पैसा तो विदेशों में जा रहा है, तो हमें क्या होगा, लॉस होगा, लॉस मतलब डेफिसिट होगा। लेकिन इतना ज्यादा डेफिसिट नहीं होगा, बताता हूं अभी क्यों, सुनिए। दूसरा केस, तो पहली चीज हम आ गए डेफिसिट पे कि करंट अकाउंट में हमें लॉस हो रहा है, ठीक है। बात आती है, अगर दूसरा करंट क्या था कि हमारा रेट क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो रेट हमने बढ़ा दिया, यानी कि इंटरेस्ट रेट क्या कर दिया, बढ़ा दिया, यानी कि अगर विदेशी कंपनी कोई हमारे देश में आती है इन्वेस्टमेंट करने, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा होने की वजह से उसको प्रॉफिट क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। जैसे किसी ने अगर इन्वेस्ट किया हमारे देश में, तो उसे इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने की वजह से उसे प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा मिलेगा, सिंपल है ना। जैसे एक मान लो 10% इंटरेस्ट था पहले, अब 20% हो गया, तो पहले वो 10% कमाते थे, अब वो 20% कमा के लेके जाएंगे, सिंपल है ना। तो रेट बढ़ने की वजह से हमारे देश में से कैश का इनफ्लो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, यानी विदेशी कंपनियां आएंगी और हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करेंगी, समझ में आया, विदेशी कंपनी आएंगी और हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करेंगी, क्योंकि हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ा चुके हैं। और जब कैश का इन्वेस्टमेंट यानी कैश का इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा, हमारे देश की इकोनॉमी में पैसे ही पैसा आ जाएगा, है ना। रिसेशन था तभी तो पैसा लाने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा किया था, हाँ जी। तो देश में पैसा आ गया क्योंकि विदेशी कंपनी आके इन्वेस्ट करनी है हमारे पास, जिससे क्या हो जाएगा, हमारे देश में पैसा आने की वजह से ये हो जाएगा कैपिटल अकाउंट का सरप्लस। क्या बढ़ेगा हमारे पास,
कैपिटल अकाउंट का सरप्लस। याद है इन्वेस्टमेंट जो होता है वो कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है, और कैपिटल अकाउंट में हमारे पास पैसा आ रहा है तो हमारे पास कैपिटल अकाउंट का सरप्लस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आसान है, हाँ जी। लेकिन हमारे पास जो डेफिसिट था वो नुकसान इतना ज्यादा नहीं होगा जितने पास हमारे पास क्या होगा, इन्वेस्टमेंट का बढ़ेगा। जैसे मैंने बताया इनकम हमारी उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी जितनी तेजी से हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, और इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से हमारे पास इनफ्लो भी ज्यादा आएगा, यानी कि हमारा जो कैपिटल है ना वो थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा। आसान है, यानी जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो थोड़ा ज्यादा रहेगा। और अगर आप इन दोनों अकाउंट के बैलेंस को लो, यानी कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, तो ये वाली वैल्यू कम है और ये वाली वैल्यू क्या है, ज्यादा। तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना उसमें रिफ्लेक्ट क्या करेगा, ये वाली वैल्यू, क्योंकि ये ज्यादा है इस वजह से, तो हमें दिखाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में कि वो क्या है, सरप्लस में है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट का सरप्लस मतलब पता है क्या है, हमारे पास विदेशी मुद्रा आ रही है, मतलब विदेशी इन्वेस्टमेंट आ रही है, जिसकी वजह से सप्लाई डॉलर की वो क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। और डॉलर की सप्लाई बढ़ने से, जब किसी भी चीज की सप्लाई बढ़ती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो डॉलर की सप्लाई बढ़ने से वैल्यू ऑफ डॉलर क्या हो चुका है, कम, और इससे वैल्यू ऑफ रुपीज क्या हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं। इतना समझ में क्या, कोई दिक्कत नहीं ना। अब वैल्यू ऑफ डॉलर क्या हो चुका है, कम हो चुका है। डॉलर की वैल्यू क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। अब डॉलर की वैल्यू कम होने की वजह से हम क्या करेंगे, सुनिए, डॉलर की वैल्यू कम हो चुकी है, रुपीस की वैल्यू बढ़ चुकी है। अब डॉलर की वैल्यू कम है, यानी डॉलर हमें सस्ते में मिल रहा है, तो हम ज्यादा खरीदेंगे कम खरीदेंगे, वही सिंपल बात है भाई। एलएम कर्व जो होगा वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा। मैंने बताया था ना, एलएम मतलब क्या होगा, सप्लाई कर्व हमारा एक तरीके से। तो डॉलर की वैल्यू बढ़ चुकी है तो हम डॉलर की वैल्यू घट हो चुकी है तो हम डॉलर को ज्यादा खरीदेंगे। तो इस वजह से एलएम कर्व जो हमारा सप्लाई कर्व था वो एलएम कर्व क्या हो जाएगा, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट जो यहाँ पे था ना इस जगह से नीचे आने लग जाएगा, जैसे कि इस पॉइंट पे वापस। सिंपल है ना, यानी एक्चुअल में हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट ये नहीं रहेगा, अब कौन सा बन जाएगा, ये वाला, यानी हमारा एक्चुअल पॉइंट में y बन जाएगा ये वाला y1। सिंपल है ना। तो दोबारा सुनिए, हाँ जी, इससे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये वाला चेंज हो जाएगा। यानी कि रेट वही रहेगा जो पहले था, बस उसके बाद क्या हो जाएगा, वही मैंने बताया था, क्योंकि फिक्स एक्सचेंज रेट है ना, गवर्नमेंट रेट हमेशा फिक्स रखना चाहती है, तो गवर्नमेंट थोड़ी ना चेंज करने देगी उसे, तो गवर्नमेंट फिक्स रेट ही रखेगी। फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर रेट ज्यादातर फिक्स ही होता है, तो गवर्नमेंट उस फिक्स रेट रखेगी, बस इससे हमारा जो आउटपुट होता है वो y से हटके कहां पे चला जाएगा, y1 पे चला जाएगा। इतना सिंपल है ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, इसे बोलते हैं रिसेशन को ठीक करना फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर फिस्कल पॉलिसी के थ्रू। सिंपल, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत अच्छे। अगर ना समझ में आया तो भाई एक बार वीडियो को ना दोबारा से रिकैप करके देख लेना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा सारा चीज, कोई दिक्कत तो नहीं ना, ठीक। चालू करते हैं दोबारा से। मान लेते हैं इस बार देश में चल रहा है रिसेशन, और रिसेशन के अंदर फिर दोबारा से हमारे पास क्या है, फिक्स एक्सचेंज रेट है, लेकिन इस बार हम उसको डिसाइड करेंगे किसके थ्रू, यानी कि मार्जिनल, क्या बोल रहा हूं उसे, मार्जिनल मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू या फिर मॉनेटरी रिफॉर्म के थ्रू, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, तो यहाँ पे आईएस कर्व का कोई काम ही नहीं है। जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी तो गवर्नमेंट ने डिमांड में चेंज कर दिया था, सिंपल है ना, लेकिन यहाँ पे तो गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करी तो आईएस का कोई काम ही नहीं आएगा। तो समझिए अब यहाँ पे कैसा डायग्राम बनेगा, बहुत आसान है सर, ये बना भी रखा है मैंने यहाँ पे। तो ये रहा डिमांड और ये रहा सप्लाई, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये रहा पॉइंट इक्विलिब्रियम का, और ये पॉइंट रेट हमारा डिसाइड हुआ, और ये पॉइंट हमारी डिसाइड हुई हमारी इनकम। ये रहा आईएस कर्व और ये रहा एलएम कर्व। सिंपल है, दोबारा वही सारे टॉपिक उठा के दोबारा उसी तरीके से समझाऊंगा। समझिए, देश में रिसेशन चल रहा है, देश में पैसा नहीं है लोगों के पास, तो आरबीआई ने क्या सोचा, हम करते हैं एक्सपेंसरी, मतलब क्या बोल रहा हूं, हाँ जी, हम एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करेंगे, यानी हम एक्सपेंड करेंगे अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को, मतलब देश के अंदर पैसा लाएंगे किसी भी तरीके से। तो यहाँ पे गवर्नमेंट काम नहीं करती, अब गवर्नमेंट काम नहीं करती तो फिर वो आईएस कर्व में चेंज कर ही नहीं सकते, वो किस में चेंज कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, एलएम कर्व में। और एलएम कर्व मतलब देश में पैसा लाने के लिए एलएम कर्व क्या करना पड़ेगा, राइटवर्ड शिफ्ट। तो हमने क्या किया, राइटवर्ड शिफ्ट, हमने नहीं, आरबीआई ने क्या किया, राइटवर्ड शिफ्ट कर दिया किसको, एलएम कर्व को। सिंपल है, और राइटवर्ड शिफ्ट होने से एलएम कर्व आ गया यहाँ पे, ये हो गया LM1, और ये हो गया हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट, और ये हो गया हमारी नई इनकम। आसान है, ये क्या बन गया, हमारी नई इनकम। L1 क्या हो गया, LM, एक सेकंड भाई, बैटरी बहुत ज्यादा कम रह रही थी, देख लूं चल भी रही है या फिर बंद हो गई, चल तो रही है भाई, फिलहाल अभी 8% बैटरी रह गई है, देखो आपकी वीडियो कट ना जाए बस, ठीक है ना। एक तो वीडियो बहुत लेट बन रही है भाई, एक तो थोड़ा बहुत काम आ जाता है तो वीडियो लेट हो जाती है, और क्या बोलते हैं कई बार टॉपिक में खुद को देखना पड़ता है कि किस तरीके से समझाऊं जो आपको एक ही वीडियो के अंदर समझ में आ जाए, क्योंकि बड़े टॉपिक होते हैं। लाइव क्लास में तो किसी भी तरीके से बता दो, 2-3 घंटे क्लास ले लूंगा, लेकिन यहाँ पे एक मुश्किल से छोटी वीडियो बनानी पड़ती है ना, तो समझना पड़ता है कि कैसे आपको समझाऊं छोटे से छोटे फॉर्म में। समझाने के लिए तो बहुत तरीके हैं, मगर एक बार में समझ में आता तो अच्छा लगता है थोड़ा सा, है ना। और दूसरी चीज
आज बताओ लेट कैसे हो रही है वीडियो, वैसे भी इतनी वीडियो लेट नहीं होती है, मगर लेट इस आजकल ना मैंने कुछ नया चालू कर दिया है। अगर आपने चालू किया तो नीचे कमेंट में बता देना। मैंने ना एक एनीमे देखना चालू कर दिया आजकल, पता नहीं क्या, और इतनी लत लग चुकी है ना भाई साहब, पूछो ही मत। मेरा दिन निकल जाता है, मैं एक दिन में 10-10 एनीमे के एपिसोड, 20-20 एनीमे के एपिसोड बस लेटा जाता हूँ, खाता जाता हूँ और देखता जाता हूँ, बस क्या ही करें। वन पीस पूरा देख के खत्म कर दिया। वन पीस देखा है ना आपने? हाँ जी, अभी एपिसोड बन ही रहे हैं उसके फिलहाल, तो 2-3 एपिसोड बस लास्ट के होंगे जो नहीं देखे होंगे, क्योंकि हर संडे को एक एपिसोड आता है। और नारुतो अभी देख रहा हूँ, फिलहाल चल रहा है, और इतना यार लत लग जाती है ना, पूछो ही मत। हाँ, फिलहाल अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और दिक्कत हो जाएगी फिर वरना। तो एलएम कर्व समझिए ध्यान से। रिसेशन के टाइम पे फिक्स एक्सचेंज रेट चल रहा है, यानी कि एमआर मतलब कि मॉनेटरी रिफॉर्म कर रहे हैं हम, तो आरबीआई चेंज करेगी, गवर्नमेंट को चेंज नहीं करेगी। गवर्नमेंट चेंज नहीं करेगी तो आईएएस कर्व में चेंज नहीं होगा अपने आप ही, ऑटोमेटिक इसमें चेंज कर सकते हो, खाली सप्लाई में चेंज कर सकते हो, डिमांड में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिमांड क्या कर दी, सॉरी सप्लाई कर दी, राइट वर्ड शिफ्ट कर दी, हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो गया, राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। इससे क्या हो गया, रेट हमारा कम हो गया। आसान है, इससे क्या हुआ, रेट कम। तो देखो इससे क्या हुआ, एक तो इनकम बढ़ गई और एक रेट कम हो गया। अब इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इनकम कम, सॉरी इनकम बढ़ गई और हमारा रेट क्या हो गया, कम हो गया। अब समझिए, इनकम यहाँ पे बढ़ी थी, इनकम यहाँ पे बढ़ेगी, इससे क्या फर्क पड़ेगा, इनकम बढ़ने से हमारे देश में इंपोर्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग ज्यादा इनकम कमा रहे हैं, ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, तो खर्चा भी ज्यादा करेंगे, यानी विदेशों से चीजें मंगवाएंगे और खाएंगे। ठीक है, इंपोर्ट बढ़ने से क्या होगा, वही होगा, करंट अकाउंट का जो डेफिसिट था वो क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा करंट अकाउंट के अंदर। अच्छा, यहाँ पे रेट घटने से, वही इसका उल्टा लिखना है फिर, तो रेट यहाँ पे बढ़ रहे थे, यहाँ पे रेट घट रहे हैं। अब रेट अगर घट रहे हैं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे कैश का आउटफ्लो बढ़ जाएगा, यहाँ पे इनफ्लो था वहां पे आउटफ्लो बढ़ जाएगा, सिंपल है ना। अब इससे क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर डेफिसिट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इनफ्लो था, पैसा आ रहा था इसलिए हमें प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पे आउटफ्लो है, पैसा जा रहा है इसलिए हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब देखो ये भी लॉस और ये भी लॉस, दोनों के दोनों लॉस मिलकर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या शो करेंगे कि हमें लॉस हो गया, डेफिसिट हो गया। और डेफिसिट मतलब पता है क्या होता है, डॉलर की वैल्यू बढ़ना और रुपीस की वैल्यू कम होना। देखो यहाँ पे उल्टा है, डॉलर की वैल्यू कम हो रही थी और रुपीस की वैल्यू बढ़ रही थी, यहाँ पे डॉलर की वैल्यू बढ़ गई और रुपीस की वैल्यू क्या हो गई, कम। अब डॉलर की अगर वैल्यू बढ़ चुकी है, यानी कि डॉलर की वैल्यू बढ़ना मतलब क्या होता है, यानी कि डॉलर की वैल्यू बढ़ चुकी है, यानी कि हम डॉलर महंगा हो चुका है बेसिकली, सिंपल है ना। हाँ जी, डॉलर की वैल्यू बढ़ना मतलब क्या हो गया, डॉलर महंगा हो गया। एक तरीके से कैसे बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे रुपीस की वैल्यू कम हो गई ना, यानी $1 जो पहले हम लेते थे, मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे 70 रुपए में, $1 कितने पे लेते थे, 70 रुपए में, अब $1 कितने में मिलेगा, हमें 80 रुपए में मिलेगा, सिंपल है ना। यानी डॉलर की वैल्यू क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है, हमें अब 80 रुपए देने पड़ेंगे उसी $1 को लेने के लिए, और हमारी रुपीस की वैल्यू क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, सिंपल है ना। हाँ जी, तो अगर डॉलर के हिसाब से देखा जाए तो इसे बोलते हैं डीवैल्यूएशन। क्या बोलते हैं, सॉरी डीवैल्यूएशन नहीं, हमारी रुपीस के हिसाब से, रुपीस के लिए तो हो गया क्या, डेप्रिसिएशन। डिवैल्यूएशन तब होता जब उसे गवर्नमेंट करती, अभी गवर्नमेंट ने नहीं किया, ये कौन सी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, डेप्रिसिएशन, सिंपल। हाँ जी, और डॉलर के हिसाब से उनके लिए क्या हो गया, उनके लिए हो गया एप्रिसिएशन। ठीक है, अगर गवर्नमेंट कर रही होती, गवर्नमेंट यानी इस केस में बोले जाए तो इस केस में क्या बनेगा, एक बनेगा डिवैल्यूएशन और एक बनेगा रीवैल्यूएशन। अगर वैल्यू बढ़ रही है तो डिवैल्यूएशन, और अगर वैल्यू घट रही है तो उसे बोलेंगे डिवैल्यूएशन। लिख दूं क्या आराम से, तुम लिख भी नहीं पाओगे, डिवैल्यूएशन और अगला रीवैल्यूएशन। अगर भाई किसी को देखने में डाउट हो रहा हो ना, तो एक बार स्क्रीन मतलब बढ़िया क्वालिटी करके स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आपकी नेट वेट कम लगे। और जिसके पास वाईफाई लगा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, एक तो वाईफाई नहीं है ना, मेरे 2-3 दिन का नेट चला जाता है पूरी वीडियो अपलोड करने में, शुक्र करते हैं फिलहाल। तो इससे क्या होगा, राइट वर्ड शिफ्ट हो गया वो, और राइट वर्ड शिफ्ट होने की वजह से मतलब कि अच्छा यहाँ पे था, तो वैल्यू क्या होगी, डॉलर की वैल्यू बढ़ चुकी है, और डॉलर की वैल्यू बढ़ने से क्या होगा, मतलब डॉलर की वैल्यू बढ़ चुकी है मतलब हमारे पास डॉलर की सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ेगी घटेगी, घट जाएगी सप्लाई, क्योंकि डॉलर महंगा हो चुका है, हम ज्यादा खरीद नहीं पाएंगे, तो इस वजह से डॉलर की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम। यानी सप्लाई कम हो रही है तो सप्लाई वापस वहीं पे आ जाएगी जहां पे पहले सप्लाई थी। ठीक है, तो हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट भी वही बन जाएगा, यहां से हटके, तो ये हमारा नया इक्विलिब्रियम नहीं है, वही वाला हमारा नया इक्विलिब्रियम रहेगा, वही सब चीजें रहेंगी। मतलब मार्केट इस तरीके से डिसाइड कर लेती है अपने आप को ही, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत अच्छे। बस यही टॉपिक था और यहां पे खत्म होता है। अच्छा, बात आती है फ्लेक्सिबल रेट के अंदर। कौन से रेट के अंदर, फ्लेक्सिबल रेट के अंदर। तो फ्लेक्सिबल रेट के अंदर भी सिखाएंगे क्या, देखो वही डायग्राम है जो वो था, ठीक है, और उसके अलावा कुछ नहीं है। अब बताएगी फ्लेक्सिबल रेट के अंदर क्या चीजें होती हैं, बस वो सीख लेते हैं और उसके बाद टॉपिक खत्म। अच्छा भाई, जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो, देख लेते हो।
ठीक है, बैठ गया। जिसको नोट करना है फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, जो भी आपका काम है वो करिए फटाफट से, क्योंकि बैटरी आ गई 6%। जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। बस ये लास्ट टॉपिक रह गया, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करेंगी। वही टॉपिक है भाई जैसे तुमने उसमें सीखा ना, बस उसको घुमाना है, लेकिन ऐसे नहीं, सिंपल तरीके से नहीं, बहुत अच्छे तरीके से। सुनिए, यहां पे चलते हैं। तो अब मान लेते हैं हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, ठीक है। तो इसके अंदर दो पॉलिसी फिर से, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। थोड़ा सा अलग है डायग्राम, देख लेना ध्यान से इस बार। ये रहा आईएस कर्व, ये रहा एलएम कर्व, और ये रहा कौन सा पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है ना। हाँ भाई, तो शुरू करते हैं। ये रहा हमारा रेट और ये रहा हमारी इनकम, ये इंटरेस्ट रेट। कौन सी पॉलिसी कर रहे हैं हम कर रहे हैं फिस्कल पॉलिसी, और फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है चीजों को, यानी गवर्नमेंट आईएस कर्व को कंट्रोल कर सकती है। अब हम क्या कर रहे हैं, रिसेशन, देश में मंदी है, देश में मंदी है मतलब लोगों के पास पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, समझो ना। ये रहा रिसेशन, देश में पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है आईसीएस कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट करना, तो गवर्नमेंट ने वही किया, आईएस कर्व को क्या कर दिया, राइटवर्ड शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना भाई। तो ये हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, यहाँ पे आईएस कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, सिंपल था इतना। हाँ जी, लेकिन अब दिक्कत वाली बात क्या है, ये है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट मतलब कि गवर्नमेंट, यानी कि यहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों ही बराबर तरीके से काम करती है, दोनों ही बराबर तरीके से काम करती है। मतलब यहां पे ऐसा नहीं होगा कि भाई यहां पे डिमांड को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले वाला था ना फिक्स एक्सचेंज रेट था, वहां पे डिमांड कंट्रोल नहीं कर सकते थे। वहां पे इस चीजों को, डॉलर को कौन सप्लाई करता है, गवर्नमेंट ही सप्लाई करती है, गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है वहां पे। लेकिन यहाँ पे तो डिमांड और सप्लाई करते हैं कंट्रोल काम, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही सिंपल बात है, तो यहाँ पे डिमांड सप्लाई हम भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या हो गई है, अब डिमांड बढ़ चुकी है, क्या हो चुकी है, फ्लेक्सिबल रेट के अंदर डिमांड बढ़ चुकी है। मतलब यही सारा टॉपिक लिख के आपको वापस में, लेकिन लास्ट में क्या कर देना है कि आईएस कर्व क्या हो जाएगा आपका, वापस आ जाएगा, यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका वही रह जाएगा यहां से हटके। ये जो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हमने बताया था कि वाई से वाई वन हो गया और ये चीज रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, मतलब सेम यही वाला टॉपिक रहेगा, बस आईएस कर्व क्या हो जाएगा, मतलब इस आईएस कर्व के हिसाब से आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। सिंपल भाषा में अगर बात कराऊं, अच्छा, और इस वाले में ये वाला डायग्राम बनेगा, सुनिए। ये रहा डिमांड और सप्लाई, ये रहा आईएस कर्व और ये रहा एलएम कर्व। भाई इतना मेरे को लग रहा है कि मैं समझा पाऊंगा पूरा पूरा, क्योंकि बैटरी बहुत कम रह गई है, कभी भी वीडियो बंद हो सकती है, तो इतने पे खत्म करते हैं, ठीक है। अगर आपको सच में सीखना है दोबारा से, मतलब एक तो आप पुरानी वीडियो देख रहे ना, आप मतलब कि मतलब दोबारा बैक करके देख रहे ना आराम से, वो वीडियो अगर ये समझ में आ गया ना तो वो तो आराम से हो जाएंगे आपसे, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी में इसमें क्या होगा, हाँ जी, तो इसमें क्या था, रिसेशन के टाइम पे इन्होंने कंट्रोल किया था, और कहाँ आ गया वो, हाँ ठीक है। तो इसके टाइम पे मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। मेन रिसेशन है भाई, रिसेशन मतलब होता है आईएस कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होना, और आईएस कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हुआ तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां से यहां पे पहुंचा, ये हो गया E1, रेट हमारे बढ़ गए, रेट हमारे बढ़ गए, मतलब R से R1 हो गए, और Y से कितने हो गए, Y1 हो गए। अब इसके बाद क्या हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी मतलब फ्लेक्सिबल के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी है, मतलब कि मतलब कि मार्केट पे डिसाइड करती है सब चीजें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मार्केट सप्लाई बढ़ा देगी, और सप्लाई बढ़ाने से एलएम कर्व जो होता है वो एलएम से LM1 पे चला जाएगा, ठीक है। तो यानी हमारा एक्चुअल में इक्विलिब्रियम ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ये हमारा बनेगा एक्चुअल इक्विलिब्रियम, ये वाला नहीं रहेगा पुराना वाला, ये वाला नहीं रहेगा, ये बनेगा हमारा एक्चुअल इक्विलिब्रियम। मतलब रेट पे कोई डिसाइड नहीं होगा, रेट तो वही रहेगा फिक्स जो है पहले वाला ही, बस हमारा जो इनकम था वो इनकम आउटपुट क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ जाएगा। मतलब सिंपल बात, जो यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी होती है फिक्स एक्सचेंज रेट में, वही डायग्राम बन जाता है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जब हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पे जाते हैं, ठीक है। और जब हम यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ रहे होते हैं तो वही डायग्राम बन जाता है फिस्कल पॉलिसी का, जब हम किस पे जाते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पे जाते हैं, ठीक है। मतलब कि फिक्स एक्सचेंज रेट होगा तो डायग्राम ऐसे वाले रहते हैं, कौन से वाले, इसमें बताऊं क्या, बना देता हूं यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान से। और ये रहा ये रहा इक्विलिब्रियम पॉइंट दोनों का, ये E और ये E1 Y1, ठीक है। तो पहले हम ऊपर गए फिर इधर गए, ठीक है। ये रहा IS, ये IS1, ये LM, ये LM1, ठीक है भाई। हाँ जी, तो मेरे हिसाब से भाई मैंने बहुत समझा दिया, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा थी, तो आप इसको समझ जाते हो तो वो अपने आप ही आ जाएगा, इतने तो बड़े हो चुके हो, थर्ड ईयर में आ चुके हो। अगर फिर भी आपको लगता है मेरे को डाउट है तो भैया बता देना, मैं आपको बता दूंगा फिर दोबारा से फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वाले कैसे बनेंगे, ठीक है, अलग से वीडियो बना के उस पर, ठीक है। मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए यार, इतने पे खुद मेहनत कर लो थोड़ी सी। और एक चीज कहूं क्या, थोड़ा सा ना
बुक में से पढ़ो यार, क्योंकि जब आप बुक में से पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि भैया कुछ ना टॉपिक अलग से है, कुछ टॉपिक अलग से है, तो फिर आप सोचोगे भैया इसमें डाउट है, तो फिर आप डाउट्स पूछोगे, आप पूछोगे क्या बोलते हैं कमेंट में आके कि भैया ये चीज कैसे होगी, ये बार समझा दो। और इससे हमको भी हेल्प मिलेगी कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आ रही, हम क्या और समझाएं आपको, क्या और किस चीज की और वीडियो बनाएं, ठीक है ना। हाँ जी, तो एक बार खुद कोशिश करो, डाउट्स जो है ना वो डाउट्स पूछा करो नीचे कमेंट्स में। तो फिलहाल इतना समझा क्या। हाँ, अगर आपको जल्दी से लगता है कि कमेंट का रिप्लाई नहीं आता तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक भी दे रखा है, आप वहां पे आके पर्सनल चैट कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं ही मिलूंगा, ठीक है ना। विवेक मिश्रा इकोनॉमिक्स वाली हमारी जो यूट्यूब चैनल है उसके हर डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे रखा है अपने इंस्टाग्राम का लिंक। और इंस्टाग्राम वैसे ही बता दूं, लो जी, विवेक मिश्रा .official, ठीक है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब आपका एग्जाम हो जाए ना तो आप ना एक क्वेश्चन पेपर सेंड कर देना, क्या भेज देना, क्वेश्चन पेपर, ताकि आने वाले बच्चों के लिए मैं उसमें से पढ़ा के बढ़िया बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। तो हाँ भाई, तो हाँ भाई, अभी देखा बस 2% बैटरी रह गई और वीडियो अपने आप पॉज हो गई थी, पता नहीं किस तरीके से, और क्वालिटी बहुत ज्यादा गंदी आ रही है, तो सॉरी उसके लिए। ये हमारी ईमेल आईडी दे रखी थी मैंने कि भाई अगर आपको कोई डाउट्स हो या फिर कोई मतलब डाउट्स हो तो इस नंबर पे, मतलब इस नंबर कह रहा हूँ, उस पर आना इंस्टाग्राम पे और इस आईडी पे। और अगर आपको कोई पेपर भेज रहा है तो वो ये ईमेल आईडी हमारी vivekeconomics1@gmail.com, ठीक है ना। हाँ जी, तो आज के लिए बस इतना ही, आपकी बस 2 वीडियो रह गई है ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम, वरना एक ही वीडियो के अंदर खत्म करने की कोशिश करेंगे, 15 तारीख से पहले आपका हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम दिन, और टाटा बाय बाय। चलो भाई, हो गया।